Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 22 दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वेल आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक मलेरिया वैक्सीन R21 या फिर मैट्रिक्स एम वैक्सीन के बारे में, जो कि एक मलेरिया वैक्सीन है और रिसेंटली WHO ने इस वैक्सीन के लिए प्री क्वालिफिकेशन दे दी है। अब क्या होता है प्री क्वालिफिकेशन मिलने से, कौन सी वैक्सीन है ये और मलेरिया क्या है, ये बातें हम इस वीडियो में करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल। ये एक रेयर स्पीशीज़ है जो कि 42 ईयर्स के बाद नाम डाफा आपके रिजर्व में इसे स्पॉट किया गया है। क्या इसका IUCN स्टेटस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये किस शेड्यूल के अंदर आती है, ये हम बात करेंगे। एंड देन हम लोकेशन देखेंगे वेनेजुएला की, बिकॉज वेनेजुएला अलग अलग रीजंस की वजह से पिछले हफ्ते 10 दिन में बार बार न्यूज़ में आया है। पहले हमने वेनेजुएला की बात की थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन वेनेजुएला एंड गुआना, और आज फिर वेनेजुएला पेपर में आया है बिकॉज ऑफ US वेनेजुएला प्रिजनर स्वैप। ठीक है, तो यहाँ से वेनेजुएला की लोकेशन को देखेंगे। एंड देन अनदर इंसिडेंट इज कमिंग फ्रॉम चेक रिपब्लिक, जहाँ पे मास शूटिंग हुई है जिसमें बहुत सी लोगों की मौत और डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन इंजर्ड, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। एंड लास्टली विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तमिलनाडु के पास एक ऑयल स्पिल हुआ है और उस ऑयल स्पिल का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारी बर्ड्स के ऊपर, वो डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पर्सपेक्टिव हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक मलेरिया वैक्सीन के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। ठीक है, अब इस वैक्सीन को लेकर एक बड़ा अपडेट ये है कि WHO ने इस R21 या फिर मैट्रिक्स एम वैक्सीन को अपनी लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं R21 या फिर मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की, तो इसे डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एंड इसे मैन्युफैक्चर करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट याद रखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे को डेवलप करते हैं। फाइन, एंड एज ऑफ नाउ ये जो वैक्सीन है इसे घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में लाइसेंस तौर पे यूज़ भी किया जाता है। ओके, एंड यहाँ पे अब अपडेट क्या आ गया कि WHO ने इसे अपने लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स में ऐड किया है। अब इससे होता क्या है, जब भी किसी वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन दे दी जाती है तो उससे बेसिकली वैक्सीन का जो एक्सेस है उसे बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं R21 या फिर मैट्रिक्स एम, जो कि मलेरिया वैक्सीन है, अब इसे प्री क्वालिफिकेशन मिलने से इसे एज अ इम्पॉर्टेंट, एज अ की टूल के तौर पे यूज़ किया जाएगा टू प्रिवेंट मलेरिया इन चिल्ड्रन। ठीक है, एंड क्योंकि इसे अब प्री क्वालिफिकेशन मिल चुकी है। फाइन, अब यहाँ पे अगर हम मलेरिया की बात करें, देखिए मलेरिया इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है। ये पैरासाइट ह्यूमंस में ट्रांसफ़र कब होता है, जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो, एक ऐसा मच्छर, एक ऐसी फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो जो कि खुद इन्फेक्टेड है किससे, प्लाज्मोडियम से, जब ऐसा मच्छर ह्यूमन बींग को बाइट करता है तो वो जो पैरासाइट है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ये बिना मच्छर काटने से नहीं होगा, पहले मच्छर में वो इन्फेक्शन होगी, उस मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट का जो इन्फेक्ट होगा, एंड देन अगर वो इन्फेक्टेड मस्कीटो ह्यूमन बींग को बाइट करता है तो इससे मलेरिया होता है। यूजुअली हमारे पास ऐसे 5 प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्पीशीज़ हैं जिनसे ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया हो सकता है। इनमें से 2 ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा थ्रेट हैं हमारे लिए। नंबर 1 इज़ यो प्लाज्मोडियम falciparum and the other one is Plasmodium vivax। जो हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, दिस इज द डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट और ये ज़्यादा कॉमन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। वेराज जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ये एक डोमिनेंट मलेरिया पैरासाइट है जो कि सब सहारन अफ्रीका के अंदर ज़्यादा कॉमन है, इसके बाहर ज़्यादा कॉमन है। इन दोनों के अलावा हमारे पास
पैरासाइट मलेरिया भी है, पैरासाइट ओवेल है, आपका पैरासाइट नोलेसी है। यहाँ पे जो पी है वो प्लाज्मोडियम को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो 3 हैं ये उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं हैं जितने कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हैं। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर्स आते हैं, चिल्स आते हैं, हेडेक होता है और फटीग, कन्फ्यूजन, कुछ केसेस में सीजर्स भी आते हैं। ये कुछ सिम्टम्स मलेरिया से होते हैं। मलेरिया की अगर हम प्रेवलेंस देखें तो 2022 में 249 मिलियन मलेरिया के केसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड आए हैं, जिससे कि 6 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं मलेरिया के कारण अक्रॉस द 85 कंट्रीज। मोस्ट ऑफ दीज आर ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है, जैसे कि, और इन ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसमें ओवर हाफ ऑफ द मलेरिया डेथ्स जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज में हो रही हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस ओवर देयर विच आर मोर फेवरेबल फॉर सच मस्कीटोज। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा कि साइक्लोन मिचोंग, ठीक है, जो कि आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया के अंदर बहुत हैवी रेनफॉल लेकर आता है। एंड इसकी वजह से जो स्पेशली अगर हम तमिलनाडु वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पे ये जो एन्नौर क्रीक वाला जो एरिया है, ये जो एन्नौर मनाली वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा हो गया। वो कैसे? एक तो बात ये है कि ये जो एन्नौर और मनाली रीजन है, यहाँ एक तो ये बहुत हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। इसी के साथ साथ साइक्लोन मिचोंग की वजह से इस रीजन में एन्नौर क्रीक के पास एक ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ जिसकी वजह से अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब आप देखो, ऑयल स्पिल अगर हो जाएगा तो आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लैंक्टन्स, प्लांट्स, इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, जो भी इस हैबिटेट में रहते हैं, इंक्लूडिंग दैट वाटर, द सेडिमेंट्स, द बीचेस, द वेटलैंड्स, ये सब, इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल जो सरफेस ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं ना, जो बर्ड्स हैं, उन्हें मार देता है, क्योंकि उस ऑयल की वजह से वो पॉइजन के जैसे एक्ट करता है, वो सफोकेशन कर देता है, और साथ ही में ये ऑर्गेनिजम्स की बायंसी और उनकी नेचुरल वाटर प्रूफिंग को भी अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। प्लस ये आपकी जो फूड चेन है, जो फूड सप्लाईज हैं, उन्हें कंटेमिनेट कर देती है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं दे बिकम माल न्यूट्रिशन्ड एंड दे गेट पॉइजनड ओवर टाइम, जब धीरे धीरे करके ऑयल उनकी बॉडी में जाता रहेगा। एंड ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं ना, ये ओशन के ऊपर फॉर ईयर्स रहते हैं, इवन व्हेन दे सिंक डाउन टू द सी फ्लोर, बट दे कैन पॉइजन द सेडिमेंट्स इवन ओवर देयर, ठीक है। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ऑयल स्पिल। इसे लेकर हमारे पास एक नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान भी है, जो कि 1993 में आया था, जिसके थ्रू जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स थे, दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, जो कि ऑयल स्पिल से कॉम्बैट करेंगे। वो ऑयल स्पिल को प्रिवेंट करेंगे और अगर हो जाता है तो कंट्रोल करेंगे। एक ऐसा इफेक्टिव सिस्टम बनाया जाता है जिससे कि ऑयल स्पिल्स को डिटेक्ट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, और उनसे लड़ने के लिए प्रिपेयर्डनेस बढ़ाई जाती है। अब कैसे लड़ा जाए? आप सब ने सुना होगा ऑयल जैपर के बारे में। ऑयल जैपर एक बेसिकली बायो रेमिडिएशन मेथड है, जिसके थ्रू जो ऑयल है उसे रिमूव किया जाता है। ऑयल जैपर्स बेसिकली क्या करते हैं, जो सरफेस के ऊपर ऑयल स्पिल हुआ होता है उसे क्लीन करने में मदद करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स रिलीजिंग दोज बैक्टीरियाज जो कि ऑयल के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को कंज्यूम करते हैं, और फिर उसको जो आपका जो वेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जो क्रूड ऑयल है, उसके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को ही जब बैक्टीरियाज ने कंज्यूम कर लिया तो इससे जो स्पिल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसके लिए एक लाइट ब्राउन कलर का पाउडर होता है जिसमें डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इस पाउडर को आप लैंड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वाटर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड अगर यहीं पे हम इन्नौर क्रीक की बात करें तो चेन्नई के बिल्कुल पास में ये जो एरिया है इन्नौर का, ये बहुत ज़्यादा हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़ हैं। यहाँ पे बहुत से स्वैम्प्स हैं, यहाँ पे बर्ड्स बहुत आती हैं। अब देखो विंटर का टाइम आ रहा है तो माइग्रेशन शुरू हो जाती है आपकी बर्ड्स की, तो ये बर्ड्स के रूट में आता है,
ठीक है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर कि अब अगर तो बर्ड्स ये ऑयल स्पिल वाले एरियाज़ में चली जाएंगी तो उस पर तो खतरा है। तो क्या किया जाए, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे उतना स्पिल नहीं है या फिर जहाँ पे मैनेज कर लिया गया है, वहाँ पे कुछ उनको खाने के लिए चीज़ें डाल दी जाएं ताकि बर्ड्स वहीं पे रुक जाएं, वो आगे ऑयल स्पिल वाले एरिया में ना जाएं। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, रिकमेंडेशंस की जा रही हैं फॉर द कंजर्वेशन कि उनको एक जगह पे कास्ट कर लिया जाए एक नेट के अंदर वो एरियाज जो कि सेफ हैं, हालांकि उनको अलाउ ना किया जाए कि वो आगे ऑयल ट्रैप वाले एरियाज में पहुँचे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सिवियरली एक इन्वायरमेंटल इशू बन गया है एक ऐसा ऑयल स्पिल जो कि साइक्लोन मिचोंग की वजह से आपके इन्नौर के पास में हुआ है। मूविंग अहेड, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में। ठीक है, वेल इस आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये जो नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल थी, दिस हैज़ बीन मिसिंग फॉर 42 ईयर्स। 42 ईयर्स से इसे स्पॉट नहीं किया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा अरुणाचल प्रदेश में साइटेड किया गया है। तो जो 42 ईयर्स से किसी को नज़र नहीं आई थी, अब ये दोबारा अरुणाचल प्रदेश में नज़र आई है। इट इज़ अ वेरी रेयर स्पीशीज़। इसको लास्ट टाइम भी 1981 में डॉक्यूमेंट किया गया था एंड एज द नेम सजेस्ट नाम डाफा टाइगर रिजर्व में ही इसे वहाँ पे स्पॉट किया गया था। ठीक है जी, नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल। ना ये बेसिकली एक नॉक्टर्नल फ्लाइंग स्क्विरल है। रात के टाइम पे जो स्क्विरल है ये फ्लाई करती है और इसका जो एंडेमिक एरिया है, रीजन है, वो भी अरुणाचल प्रदेश ही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है दैट इज़ एंडेमिक टू दीज फ्लाइंग स्क्विरल, नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल्स। और ये मेनली हमारे जो टॉल मेसुआ जंगल्स जो हैं, जो हिली स्लोप्स के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे दिहिंग रिवर पास करती है, उन एरिया के आसपास के जंगलों में ये पाए जाते हैं। और पहला इसका स्पेसिमेन भी 1981 में ही नाम डाफा नेशनल पार्क से ही कलेक्ट किया गया था। ठीक है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं यहाँ पे। इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो रेडिश कलर की थोड़ी सी बॉडी होती है। इसके फर्स जो हैं वो थोड़े से ग्रिजल्ड होते हैं एंड दे आर वाइट, ऊपर से वो वाइट होते हैं। इनका पेल ग्रे क्राउन होता है, वाइट अंडर पार्ट होते हैं, जो बॉडी है अंडर पार्ट उसके वाइट होते हैं। ठीक है, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए। हमारे आईयूसीएन स्टेटस जो नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल का है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, दिस इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसे शेड्यूल 1 का स्टेटस दिया गया है। एंड बहुत से थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल थ्रेटेंड हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हम इसे डालते हैं आईयूसीएन में। इसका सबसे बड़ा थ्रेट है पोचिंग। ठीक है, पोचिंग इज़ वन थ्रेट और दूसरा बड़ा थ्रेट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो हैं उनके ऊपर थ्रेट बना हुआ है, लेकिन इस तरह की जो रेयर स्पीशीज़ हैं नाम डाफा फ्लाइंग स्क्विरल, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 42 ईयर्स से ये मिसिंग रहे हैं और अब इसे दोबारा स्पॉट किया गया है इन द नाम डाफा रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। Moving ahead, our next news article is about US and Venezuela's swap prisoners rare deal. Well, हमें इस डील के बारे में नहीं जानना कि यूएस और वेनेजुएला के अंदर प्रिजनर्स की स्वैपिंग के लिए क्या डील हुई है। मेनली हमने यहाँ पे वेनेजुएला की बात करनी है क्योंकि रिसेंटली भी वेनेजुएला न्यूज़ में था जब हमने वेनेजुएला और गुआना के डिस्प्यूटेड एरिया की बात की थी, राइट। सो यहाँ पे एक ऑयल रिच रीजन है जिसे लेकर वेनेजुएला और गुआना के बीच में डिस्प्यूट है और जिसे लेकर रिसेंट अपडेट ये आया था कि दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया है कि वो उस डिस्प्यूटेड एरिया को एक्वायर करने के लिए पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेल, यहाँ पे एक बार वेनेजुएला की आप लोकेशन देखिए। सबसे पहले तो वेनेजुएला आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नदरन एरिया में आपको एक कंट्री नज़र आएगा, वेनेजुएला। एंड इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ अगर आप देखें तो इसके बिल्कुल वेस्ट में आपको दिखेगा कोलंबिया, इसके ईस्ट में आपको दिखेगा गुआना और इसके साउथ में है ब्राज़ील। तो 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि वेनेजुएला को बॉर्डर करते हैं, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड गुआना। आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में चेक रिपब्लिक के एक मास शूटिंग इंसिडेंट के बारे में बताया गया है।
सो बेसिकली चेक रिपब्लिक जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, आप जब यूरोप देखते हैं तो यूरोप के बिल्कुल सेंटर में आपको एक कंट्री नज़र आएगा चेक रिपब्लिक, और इसकी कैपिटल है प्राग। एंड यहीं पे प्राग यूनिवर्सिटी में एक मास शूटिंग इंसिडेंट हुआ है, एक ब्लडशेड हुआ है, जिसमें एक आर्म्ड मैन ने ओपन फायर की इन द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, जिसकी वजह से एटलीस्ट 15 लोगों की मौत हो चुकी है एंड डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन वुंडेड और इंजर्ड। तो देखिए यहाँ से ऑफ कोर्स मास शूटिंग का जो इशू है इसे हम बार बार डिस्कस करते हैं, ये बहुत बड़ा एक सोसाइटल इशू बना हुआ है व्हेन इट कम्स टू द यूज़ ऑफ गन्स एंड वायलेंस। ठीक है, यूएस में भी बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, कभी स्कूल से, कभी वर्क प्लेस से, कि जहाँ पे ओपन फायर किया गया हो, मास शूटिंग के केसेस हों। अब यही सिमिलर केस हमारे पास चेक रिपब्लिक से भी आया है, बहुत दुखद है। लेकिन यहाँ से एक पीटी पर्सपेक्टिव से हम एक चीज़ देखेंगे विच इज़ द लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अराउंड द चेक रिपब्लिक। तो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ से तैयार करना है, वो ये है कि चेक रिपब्लिक की लोकेशन क्या है और इसे कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं। जैसा कि अभी हमने इसकी लोकेशन देखी कि यूरोप के बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे चेक रिपब्लिक नज़र आएगा और बहुत से कंट्रीज़ चेक रिपब्लिक को बॉर्डर करते हैं। सबसे पहले इसके अगर हम नदर्न एरिया में देखें तो आपको दो बड़े कंट्री नज़र आएंगे, एक है जर्मनी और दूसरा है पोलैंड। ठीक है, जर्मनी एंड पोलैंड। इसके अलावा इसके साउथ में इसे टच करता है स्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया। सो दीज आर द 4 कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग चेक रिपब्लिक, विच इज़ जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है जी, ये बात आप याद रखेंगे। देखिएगा, इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि चेक रिपब्लिक एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, यूरोप के अंदर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका नाम है चेक रिपब्लिक, जिसे कि जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया बॉर्डर करते हैं और प्राग इसका कैपिटल है। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।